हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स। और इस सेशन में हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स की एक्सरसाइज का वारा न्यारा करेंगे। जी हाँ, केमिकल थर्मोडायनामिक्स की एक्सरसाइज को हम 2 से 3 पार्ट में खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सबसे सही ऑप्शन आपको चुनना है। द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज। तो इन्होंने कहा है करेक्ट कंडीशन बताइए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, हम सब जानते हैं इसमें पहला वाला ऑप्शन अगर आप देखें तो डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें टेम्परेचर कुछ भी हो मेरे दोस्त, टेम्परेचर कुछ भी हो, कुछ भी, प्रोसेस हमेशा क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। आया समझ में? ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। और यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है नॉन स्पॉन्टेनियस की। बाकी जो 2 कंडीशन है वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये कौन सी है? जी हाँ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे सर, समझ में आने की बात क्या है, आप तो पूरा एक्सप्लेनेशन ही दे रहे हो। जी हाँ मेरे बच्चों, तो पहला ऑप्शन ठोक दीजिए, ठोक दीजिए, सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या है ये क्वेश्चन? अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड। देखिए बच्चों, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है? सर समझ रहा हूं मैं, गैस फैल रही है। जी हाँ, आप मत फैलिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्क कौन कर रहा है? जी हाँ, वर्क कर रहा है सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल इंसुलेटेड कंटेनर है, मतलब यहाँ पे क्यू क्या है? 0। अंदर कोई ना आ सके और बाहर कोई ना जा सके, इसे क्या कहते हैं? एडियाबेटिक सिस्टम कहते हैं। समझ में आ रहा है? हीट ना तो अंदर आएगी ना तो बाहर जाएगी, थर्मली इंसुलेटेड है, मतलब क्यू 0 है। समझ में आया? अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 बार। वो वाला बार मत समझ लेना, चांदनी रातें, ये बार प्रेशर की यूनिट है। फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ 4.5 लीटर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू ऑफ द गैस विल बी। तो बच्चों, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल कितना है? जी हाँ, 2.5 माइनस, और डेल्टा वी कितना होगा? V2 माइनस V1, और ये कितना हो गया? जी हाँ, माइनस 2.5 इंटू 2, क्या? वॉल्यूम की यूनिट लीटर और प्रेशर की यूनिट बार। तो ये क्या हो गया? -5 लीटर, -5 लीटर बार। और आप सब जानते हैं 1 लीटर बार कितना होता है? 1 लीटर बार कितना होता है? जी हाँ, 100 जूल। तो -5 इंटू 100 जूल, आंसर इज -500 जूल। लेकिन सर, इसने वर्क नहीं, इसने तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। तो वांगड़ू टेंशन काय को लेता है रे बाबा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आएगा। तो क्यू क्या होगा? 0। क्यू ऊपर लिखा है ना। सर मैं भूल जाता हूँ, सर मैं भूल जाता हूँ। कैसा टॉपर बनेगा रे बाबा, कैसा टॉपर बनेगा? तो ये क्या हो गया? डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। डब्ल्यू कितना है? जी हाँ, -500 जूल। आई होप आपको समझा। आंसर ये हो गया। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। किसमें एंट्रोपी कम हो रही है? तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हो, जब पार्टिकल नज़दीक आते हैं तो एंट्रोपी कम हो जाती है, और पार्टिकल दूर जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। सुना है ना वो गाना, पास आए बढ़ गई दूरियां। सर, पास आए तो दूरियां कैसे बढ़ गई सर? जी हाँ, एंट्रोपी कहे तो उल्टा बोल रहा है। पास आएंगे तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और दूर जाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ये गाने से मत सीखिए एंट्रोपी, वरना लफड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड, देख रहे हो? पार्टिकल जो दूर दूर थे
अब वो पास पास आ रहे हैं, तो इसी में एंट्रोपी कम हो रही है मेरी भाई। आंसर पहला वाला ही मिल गया। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इंक्रीज फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। और आप सब जानते हो जब जब टेम्परेचर बढ़ता है एंट्रोपी बढ़ता है मेरे भाई। आगे देखिए, H2 से क्या मिल गया, 2H। यस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मॉलिक्यूल से क्या हुआ, मॉलिक्यूल से एटम मिल गया। एक मोल से 2 मोल मिल गया, एंट्रोपी बढ़ गया। 2NaHCO3 सॉलिड से सॉलिड भी मिला, गैस भी मिला, मतलब सॉलिड से गैस मिल रहा है। सॉलिड से क्या मिल रहा है बच्चों, गैस, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई ली है बिडू। समझ में आया? तो कम वाला ऑप्शन पहला ही है। अब आगे देखते हैं। The enthalpy of formation of all the element in their standard state is assumed to be zero. क्या? Assumed to be zero. I hope आपको समझ में आया होगा। Enthalpy of formation of all the element is assumed to be zero. ठीक है, ये याद रखना है, ये assumption है, ये माना गया है। समझ में आया? आगे देखते हैं। क्या है ये? Which of the following reaction is exothermic? सर ये exothermic क्या है सर? इसमें हीट निकलती है। हीट क्या होती है, निकलती है, मतलब सर नोरा निकलती है। अरे नोरा कौन सर, वही गर्मी गर्मी गर्मी। अरे नहीं रे बाबा, ये हीट दूसरा है। समझ में आया? किधर नोरा ओरा को याद कर रहे हो। तो H2 से क्या बना, 2H। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हुई मेरे दोस्त। क्या हुई यहाँ पे, बॉन्ड ब्रेकिंग। कैसे, एच एच का बॉन्ड आपने तोड़ दिया और क्या बना दिया, 2H। तो ये एंडोथर्मिक है। या फिर आप याद कर लो, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। कैसे, प्रीति और कबीर का बॉन्ड बन गया था, प्रीति और कबीर का बॉन्ड बना हुआ था, अब उसको तोड़ने के लिए प्रिया ने चुगली कर दी। आ रहा है समझ में? तो वो चुगली क्या है, हीट की तरह काम कर रही है। यस, तो बॉन्ड को तोड़ना है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। और जब भी बॉन्ड बनेगा मेरे दोस्त, हीट रिलीज होगी। सर ये बॉन्ड बनता है तो हीट कैसे रिलीज होती है? लाइव एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, मरीन लाइन, 20 रुपए आपका खर्चा होगा, जाइए मरीन लाइन, समंदर के बगल में आप देखोगे शाम के टाइम पे बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है। सर मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हो, अरे वहाँ पे आप जाके प्रैक्टिकल ज़्यादा मत करने लगना। समझ में आया? यहीं तक समझो, एक सिंपल सी सीधी सी बात, बॉन्ड बनेगा तो हीट रिलीज होगी और बॉन्ड तोड़ना होगा तो हीट एब्जॉर्ब होगी। काम की बात हो गई मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे, कार्बन सॉलिड से क्या बन रहा है, कार्बन गैस बन रहा है। कार्बन सॉलिड से क्या बन रहा है, कार्बन गैस। जी हाँ, ये भी कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। आया समझ में? अब क्लोरीन गैस से, क्लोरीन गैस ही बन रहा है, बट 2 क्लोरीन से Cl2 बन रहा है, मतलब Cl और Cl मिल के क्या बना दे रहे हैं, Cl और Cl के बीच में बॉन्ड। मतलब मेरे बच्चों ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। मतलब 2 क्लोरीन एटम मिलके क्या दे रहे हैं, 2 क्लोरीन एटम मिलके बॉन्ड बना दे रहे हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। चौथे वाले में तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, अरे बाबा, और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हीट लेगा ना। अरे सर नोरा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। गर्मी गर्मी गर्मी, हीट आ जाती है, बस बच्चों को उन्हीं की याद आती है। आगे देखते हैं। 6.24 ग्राम ऑफ इथेनॉल आर वेपराइज बाय सप्लाइंग दिस मच ऑफ हीट। ओके, किलोजूल ऑफ हीट, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल विल बी। सर ये एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ इथेनॉल मतलब क्या है? 1 मोल इथेनॉल को आपको किस में लेके जाना है बच्चों, वेपर में। 1 मोल इथेनॉल, 1 मोल इथेनॉल मतलब कितना ग्राम, C2H5OH, C2H5OH। कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास, तो 12 इंटू 2 प्लस 6 प्लस 16, तो 24 प्लस 6 प्लस 16, तो इट कम्स आउट टू बी 46। आ रहा है समझ में? 46 ग्राम को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट लगेगी, ये पूछ रहा है वो। तो प्यारे बच्चों इसका सिंपल सा मस्त सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखो इधर 6.24 को कितना लग रहा है हीट, 5.89, तो 46 को कितना लगेगा, x। हो गया बेड़ू, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, समझ में आ रहा है? तो ये देखो 6 का अप्रोक्सीमेटली कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 46 आएगा,
समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली 7, तो इधर भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 जा 42, समझ में आ रहा है? वही 43 आंसर। देखो, इज दैट क्लियर? डायरेक्ट, या फिर आपको करना है एकदम परफेक्ट, तो 6 इंटू 6.24 इंटू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई विल गिव यू व्हाट, 46 इंटू 5.89। फिर ये x को ऐसे ही रहने दो, फिर ये क्या हो जाएगा 46 इंटू, ये क्या चल रहा है रे बाबा, पेन पेन को भी बीच बीच में लगता है ना, एसी में गर्मी लगने लगती है। आगे देखिए, x इज इक्वल टू 46 इंटू 5.89 डिवाइड बाय व्हाट, 6.24, आपको आंसर आ जाएगा ये। अब देखिए, अब एक दूसरा मेथड भी होता है, पहले आप इसका मोल निकाल लीजिए, उसका मोल निकाल लीजिए, उतने मोल के लिए कितना हीट दे रहा है ये वो, समझ में आ रहा है? मतलब पहले क्या है, ये 46 ग्राम एक मोल हो गया, तो फिर आप 6.24 का मोल निकाल लो, तो इतने मोल से उतना, तो एक मोल के लिए कितना, आपको अभी समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको वो इजी वाला एक्सप्लेनेशन दिया, आप मोल ओल के चक्कर में मत पड़िए। आपको ये मार्केट में पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल होगी, उसमें वो सस्ता सरल उपाय आपको मिल जाएगा वहाँ पे। समझ में आया? बिलियन पे तो भाई जुगाड़ू काम मिलेगा आपको। इफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल इज दिस मच। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल मतलब क्या बच्चों? ये देखो, कार्बन प्लस 2H2 प्लस O2 हाफ गिव्स व्हाट, CH3OH। आया समझ में? इसमें कार्बन क्या है? जी हाँ, ग्राफाइट, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी गैस, और ये क्या मिल गया? जी हाँ, लिक्विड। तो इसमें जो हीट रिलीज होती है वो कितनी होती है? -238.9 किलो जूल पर मोल। देन एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग विल बी, समझ में आ रहा है? एंट्रोपी चेंज सराउंडिंग मतलब इतनी हीट रिलीज हो गई, इतनी हीट अगर सिस्टम से निकल गई मेरे भाई, तो सराउंडिंग को क्या हो गई? मिल गई। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू व्हाट, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर मेरे दोस्त। तो कितनी हीट निकली है? 238.7 इंटू 10⁻³ जूल, क्योंकि एंट्रोपी जनरली जूल पर केल्विन में निकालते हैं। और टेम्परेचर कितना होगा मेरे भाई? देखो यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, मतलब कितना हो गया ये? 298 आया होगा, जी हाँ या ना? अब इसको आप डिवाइड करोगे, आपको मस्त आंसर आ जाएगा कितना? 807, 801.7। अब डिवाइड कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, मेरे ख्याल से पीछे वाला क्वेश्चन हमने कर दिया ना पूरा। यस यस। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि सर ये पॉजिटिव क्यों आया? मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिस्टम से इतनी हीट निकली तो सराउंडिंग को मिली, सिस्टम से हीट निकली तो सराउंडिंग को मिली, तो सराउंडिंग के लिए आपको पॉजिटिव ही निकालना है। क्यों पता है? क्योंकि वो जो डेल्टा एस का फॉर्मूला है ना, वो सिस्टम को भी लग सकता है और सराउंडिंग को भी लग सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शन? सर इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा होता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए, पहला मैं ले लेता हूँ Q प्लस डब्ल्यू, दूसरा मैं ले लेता हूँ Q, ओके, तीसरा मैं ले लेता हूँ W, और चौथा मैं ले लेता हूँ H माइनस ES। समझ में आया? अब इसमें आपको ये आंसर सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे दिया है Q प्लस डब्ल्यू, आप सब जानते हैं Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा U होता है। और डेल्टा U क्या है बच्चों? एक स्टेट फंक्शन। और उसने क्या कहा है? नॉट अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू स्टेट फंक्शन। बहुत सोचने वाली बात है बच्चों। Q क्या है? हीट क्या है? पाथ फंक्शन। W क्या है? पाथ फंक्शन। लेकिन डेल्टा U क्या है? स्टेट फंक्शन मेरे दोस्त। मतलब दो पाथ फंक्शन का सम इधर क्या बना रेला है? जी हाँ, स्टेट फंक्शन। आया समझ में? पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। यस, क्यू क्या है? यस, इट इज पाथ फंक्शन, मतलब ये स्टेट नहीं है। डब्ल्यू भी क्या है? पाथ फंक्शन, मतलब ये स्टेट नहीं है। ये एच किसके बराबर है? जी हाँ, एच माइनस टी एस जो है, ये बराबर है जी के। किसके? जी के। सर पार्ले जी, जी फॉर जीनियस? अबे नहीं, जी फॉर डैश। ये जी एच माइनस टी एस के बराबर है, और ये जो जी है इसे कहते हैं गिब्स एनर्जी।
आया सबको समझ में बच्चों? बोलो हाँ या ना। ऐसा है। तो जी गिब्स एनर्जी का ये फॉर्मूला है और हम सब जानते हैं प्यारे बच्चों, गिब्स एनर्जी जो होता है वो होता है रेट फंक्शन। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर होगा 2 and 3। कहाँ है 2 and 3? ये देखिए, हो गया। चलिए आगे बढ़ाते हैं कारवां को। क्या है? फॉर वेपराइजेशन ऑफ वाटर एट 1 बार, एक बार पे, समझ में आया? बार यूनिट ऑफ प्रेशर, डेल्टा एच इज इक्वल टू 40.63 किलो जूल पर मोल। एक मोल को इवापोरेट करने के लिए इतनी हीट लग रही है और जो एंट्रोपी चेंज है मेरे भाई वो भी इतनी है। तो एट व्हाट टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी इक्वल टू 0? समझ में आया? तो जब बच्चों डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 होगा तो आपको नहीं लगता डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है? और जब यही 0 हो गया तो आपको नहीं लगता डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस इज इक्वल टू टी हो जाएगा? देखिए आपकी आंखों के सामने ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है और ये देखिए वैल्यू भी लिखी गई है 40.63 किलो जूल पर मोल और नीचे क्या है 108.8। यहाँ पे जूल है, जूल आप देख रहे हैं, तो जूल को किस में कन्वर्ट किया गया है? किलो जूल में। और ये फाइनली आपका आंसर 373.4 केल्विन पे हो गया। कितना आसान है बच्चों। चलिए आगे करते हैं। वीडियो आपको लाइक करना जरूर है, समझ में आया? अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ठोकते जाइए। बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ HHClCl and HCl bond are this much: 434 kilojoule per mole, 242 kilojoule per mole and 431 kilojoule per mole respectively. Enthalpy of formation of HCl will be, तो यहाँ पे देखिए H हाफ मोल प्लस H हाफ मोल ClCl will give you what? HCl। ओके, सबकी बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से एंथैल्पी चेंज कैसे निकालते हैं? बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से एंथैल्पी चेंज हम निकालते हैं समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो चलिए यहाँ पे ये मिटा के मैं लिख देता हूँ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए हाफ ऑफ H2 है, तो H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है बच्चों? H2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी है? आप देख रहे हैं यहाँ पे H2 की बॉन्ड एनर्जी है 434। 434 उसका आधा कैसे करेंगे? तो ऐसे देखिए 400 है, 30 है, 4 है, तो 400 का आधा 200, 30 का आधा 15 और इसका 2 कितना हो गया? 217। आया सबको समझ में? जी हाँ। तो ये 217 हाइड्रोजन का हो गया। चलिए लगे हाथ क्लोरीन का भी कर लेते हैं। तो क्लोरीन का कितना है? 242। तो 242 में 200 का आधा 100, 40 का आधा 20 और ये 1 2 का आधा, तो ये कितना हो गया? 121। तो ये 121 प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 8, ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 338 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट दैट इज हाउ मच? 431। तो माइनस 431 प्लस 338, 11 में से 8 गया 3 बराबर, 11 में से 8 गया 3 और ये कितना हो गया? 12 में से 3 गया 9 और ये माइनस माइनस 93 आंसर। एकदम मस्त। सबको समझ में आया? बॉन्ड एनर्जी से जब भी एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी माइनस प्रोडक्ट की करनी होती है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, कारवां को आगे बढ़ाते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन 1 or 2 सेंटेंस। बिल्कुल चिंता मत करिए, उससे भी ज्यादा में दे देंगे। कमेंट ऑन द स्टेटमेंट नो वर्क इज इन्वॉल्व इन द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन अ वैक्यूम। अब आप सबको पता है बक्कुम मतलब क्या होता है? अक्कुम बक्कुम नहीं, बक्कुम मतलब जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर ना हो। तो आपका वर्क डन क्या होता है? W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल माइनस डेल्टा वी। और मेरे दोस्त जब आपका P एक्सटर्नल, जब ये P एक्सटर्नल ही क्या हो गया? P एक्सटर्नल ही 0 हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जी हाँ, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो? चलो लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्या है? कमेंट ऑन द स्टेटमेंट नो वर्क इज इन्वॉल्व इन एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम। देखिए इतना सब ताम झाम करने का जरूरत नहीं है। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल जीरो, वर्क डन इज जीरो। ये सब यूनिट वीनिट का इतना सब ताम झाम का जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सब जानते हैं प्यारे बच्चों स्टेट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या the total energy of a system and surrounding remains constant when the system changes from initial to final state। मतलब जो सिस्टम की एनर्जी है और जो सराउंडिंग की एनर्जी वो हमेशा फिक्स होती है। सिस्टम की एनर्जी भैया सराउंडिंग में चली जाती है, सराउंडिंग की सिस्टम में आ जाती है, जो टोटल है वो हमेशा फिक्स होता है। मान लो सिस्टम की एनर्जी 10 है, समझ में आया? सराउंडिंग की एनर्जी 100 है, टोटल कितना है? 110। अगर सिस्टम की 5 हो गई तो सराउंडिंग की कितनी हो जाएगी? 105। समझ में आया? टोटल 110 ही रहेगा हमेशा, ये फिक्स होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन? अरे ये तो हमारा क्लास है, फ्यूजन दिल से जुड़े हुए हैं इससे, समझ में आया? आगे देखिए, एंथैल्पी चेंज that occurs when 1 mole of solid is converted into liquid without a change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion। चलिए फ्यूजन के नाम पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ईस्ट और वेस्ट, फ्यूजन इज बेस्ट। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे फ्यूजन मतलब क्या होता है? मेल्टिंग। और एक फ्यूजन का मतलब होता है जो हमने अपने क्लास का नाम रखा है फ्यूजन, जब जुड़ता है कुछ तो एनर्जी रिलीज होती है। जैसे आपने सुना होगा न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जब जुड़ते हैं कुछ लोग और वो प्रोडक्टिव काम करते हैं तो जिससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है और पूरे संसार में सुख का वातावरण बन जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, बट यहाँ पे फ्यूजन का मतलब है मेल्टिंग। तो जब आप एक मोल सॉलिड को मेल्ट कर देते हो एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसे ही हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। आया समझ में? ऐसा है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस? किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? तो किसी भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट होती है बच्चों, उसकी स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर, 1 बार प्रेशर पे। जैसे कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? जी हाँ, कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट है ग्राफाइट, और उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? जी हाँ, उसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड। नाइट्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? N2, और उसकी फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? O2। याद रखना गैस में, O3 नहीं, O3 इज नॉट अ स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। आ रहा है सबको समझ में? जैसे फॉस्फोरस है, जैसे फॉस्फोरस है तो उसमें कौन सा स्टैंडर्ड स्टेट कैसे डिसाइड करोगे? किसका होगा? जी हाँ, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए CaCO3 सॉलिड स्टैंडर्ड स्टेट, CO2 गैस, दो बार CO2 लिख दिया गया है। इथेनॉल लिक्विड, वाटर लिक्विड, CaCO3 सॉलिड वापस मेंशन है यहाँ पे। ये देखिए ग्राफाइट कार्बन का, मर्क्यूरी लिक्विड, हाइड्रोजन गैस, सोडियम सॉलिड, ये सब इनकी स्टैंडर्ड स्टेट है। आगे देखते हैं। स्टेट वेदर डेल्टा एस इज पॉजिटिव, मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर जीरो होगा फॉर द रिएक्शन 2H गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2। 2H गैस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू H2। तो यहाँ पे देखिए 2H से ये क्या बना रहा है? H2। नो डाउट दोनों गैस है, लेकिन ये कितना है बच्चों? ये 2 मोल है, और ये कितना है? 1 मोल। मतलब 2 मोल से 1 मोल बन रहा है। समझ में आ रहा है? पार्टिकल पास आ रहे हैं, पार्टिकल क्या हो रहे हैं? पास आ रहे हैं, और पास आएंगे तो आप सबको पता है एंट्रोपी क्या हो जाएगी मेरे भाई? एंट्रोपी कम हो जाएगी। समझ में आया? 2 moles of gaseous hydrogen atom is converted into 1 mole of hydrogen gas molecule. Thus, a disorder of the system decreases, hence entropy decreases or delta S will be negative। आप ये मान के चलो कुछ भी पास आएगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होगा तो एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज होगी। समझ में आया? आगे देखते हैं। स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। भैया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल एंट्रोपी बढ़ती है मेरे भाई। सर ये टोटल क्या है?
टोटल मतलब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, मतलब सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी का जो सम है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई तो सराउंडिंग की एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टोटल प्लस आ जाता है। सराउंडिंग की एंट्रोपी कम हुई तो सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टोटल एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आता है। आया समझ में? ये देखिए, फॉर process to be spontaneous, delta S total, that is system plus surrounding, is always greater than 0। ठीक है, अब यहां पे देखिए, if the enthalpy change of a reaction is delta H, how will you calculate entropy of the surrounding? ओके, अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज क्या है, डेल्टा एच है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग? तो ये देखिए सिंपल, अगर आप सराउंडिंग का कैलकुलेट कर रहे हो और यहाँ पे डेल्टा एच सिस्टम का है, तो आप उसको क्या ले लो, नेगेटिव। क्यों बताओ? क्यों बताओ? सिस्टम से अगर वो हीट निकली तो सराउंडिंग को वो हीट मिली। आ रहा है समझ में? और सिस्टम्स ने अगर वो हीट ली तो सराउंडिंग में से वो हीट गई। तो याद रखना, हमेशा एंथैल्पी का जो सिंबल है वो सिस्टम और सराउंडिंग के लिए ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज डेल्टा एच। तो ये डेल्टा एच किसके लिए बच्चों? जी हाँ, ये सिस्टम के लिए। तो फिर सराउंडिंग के लिए क्या होगा बच्चों? जी हाँ, सराउंडिंग के लिए होगा ये माइनस डेल्टा एच। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये देखिए, तो डेल्टा एच अपॉन टी। कमेंट ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन फॉर विच डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यहाँ पे डेल्टा एच क्या दे दिया है बच्चों? पॉजिटिव। और डेल्टा एस क्या है? नेगेटिव। और आप सब जानते हैं ये दो नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या आ जाएगा प्रोसेस में? पॉजिटिव। और अगर आपको याद हो बच्चों, तो ये डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है किस चीज़ की? नॉन स्पॉन्टेनियस की। मतलब कभी भी अगर हीट कोई सिस्टम ले रहा है और उसकी एंट्रोपी अगर कम हो रही है, इसका मतलब क्या? वो प्रोसेस कभी होगा ही नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखिए यहाँ पे, when delta H is positive and delta S is negative, then delta G will always be positive regardless of the temperature। इसमें टेम्परेचर भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? नेगेटिव नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आंसर इन ब्रीफ, obtain the relationship between delta G naught of a reaction and the equilibrium constant। आप सब जानते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। या फिर इसी को कैसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑफ क्यू। इज दैट क्लियर? ऐसे आप लिख सकते हो एकदम आराम से। समझ में आया प्यारे बच्चों? अब इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। कैसे? जब इक्विलिब्रियम आएगा, जब क्या आएगा? इक्विलिब्रियम, तब डेल्टा जी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? जीरो। और जब डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, ये पार्ट जीरो आ जाएगा, तब क्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? के। सर के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलिए यहाँ पे एक रिएक्शन के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई है। आया सबको समझ में? तो जनरली क्यू क्या होता है? रिएक्शन क्यूशेंट। व्हाट इज रिएक्शन क्यूशेंट? जी हाँ, रिएक्शन क्यूशेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है और रिएक्शन क्यूशेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। ये रेशियो होता है किसका? प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऑब्वियसली उनका जो पावर है वो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोवाइडेड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैस है। सर ये सब क्या बोल गए सर? कुछ समझा ही नहीं मुझे। बिल्कुल टेंशन ना लो, इसे समझने की कोशिश करो। तो ये देखो, यहाँ पे QC है, यहाँ पे QP है। तो जब QC होगा तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रेज टू CDAB आएगा। और जब QP होगा तो प्रेशर रेज टू P, प्रेशर रेज टू D, प्रेशर रेज टू A, प्रेशर रेज टू B। मतलब जो रिएक्टेंट का है उनका जो कोएफिशिएंट है वो प्रेशर के पावर में आएगा नीचे, और जो प्रोडक्ट है उनका जो कोएफिशिएंट है वो प्रेशर के पावर में आएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, नाउ व्हेन द रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी नॉट नहीं, देखिए यहाँ पे गलत है, डेल्टा जी जो है वो जीरो हो जाएगा। और क्यूसी किसके बराबर हो जाता है? केसी एंड
क्यूपी किसके बराबर हो जाएगा, केपी के। तो ये देखिए यहाँ पे डेल्टा जी क्या हो गया 0, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन ऑफ के। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आर टी एल एन ऑफ के को लेफ्ट हैंड साइड ले लो तो इट विल बिकम माइनस आर टी एल एन ऑफ के। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। और ये हो गया आपके बीच में, आप कह सकते हैं के सी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन, के पी और डेल्टा जी नॉट के बीच में रिलेशन। और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये एल एन कुछ और नहीं, ये है लॉग टू द बेस ई। आई होप सबको समझ में आया। कारवां को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या बवाल है बच्चों। एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरलीनेस या फिर मेजरमेंट ऑफ डिस्टर्बनेस। सिस्टम कितना डिस्टर्ब है, उसका रैंडमनेस कितना है, यही एंट्रोपी है। ओके, और उसे मेजर कैसे करते हैं, हीट ट्रांसफर्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर। हीट ट्रांसफर्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर मतलब हीट जा भी सकती है, हीट आ भी सकती है, मतलब गर्मी 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 जा भी सकती है, गर्मी आ भी सकती है। एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, किस टेम्परेचर पे ये हीट का ट्रांसफर हो रहा है। इसीलिए एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर्ड इन अ रिवर्सिबल मैनर डिवाइडेड बाय व्हाट, टेम्परेचर। ये देखिए ओके, और यूनिट इसकी क्या होगी, जूल पर केल्विन। सर किलो जूल पर केल्विन नहीं ले सकते, ले सकते हैं, बट कन्वेंशन चले आ रहा है जूल पर केल्विन का, तो वही फॉलो करेंगे। आया समझ में। देखिए नोट भी लिखा गया, एंट्रोपी और इट्स चेंज इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट द पाथ कनेक्टिंग टू स्टेट। मतलब एंट्रोपी चेंज भी क्या है मेरे दोस्त, जी हाँ, ये एक स्टेट फंक्शन है। आ रहा है सबको समझ में, यस। हाउ विल यू कैलकुलेट रिएक्शन एंथैल्पी फ्रॉम डेटा ऑन बॉन्ड एंथैल्पी। देखिए एकदम सिंपल है, बॉन्ड एंथैल्पी का यही फॉर्मूला है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने इस पे एक सम भी किया था, तो इंपॉर्टेंट लाइन है, समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट के जितने बॉन्ड होंगे उनकी एनर्जी, और उसमें से प्रोडक्ट जो है उनके जितने बॉन्ड है उनकी एनर्जी को माइनस कर दोगे। इसी को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। तो यहाँ पे देखिए H और H के बीच का एक बॉन्ड है, प्लस I और I के बीच का एक बॉन्ड है, और इसने क्या बना दिया, दो बॉन्ड है H और I के बीच में। बस आप HH के बॉन्ड और II के बॉन्ड एनर्जी को ऐड करिए और उसमें से डबल ऑफ HI का बॉन्ड एनर्जी माइनस कर दीजिए। ये देखिए एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एनर्जी HH II माइनस 2 टाइम्स HI। इसी से आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। समझ में आया। व्हाट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, गिव एन एग्जांपल। सुनिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, एकदम सिंपल। एक मोल सब्सटेंस को जलाना है, पहला पूरी तरह से जलाना है, 1 मोल सब्सटेंस इज बर्न। दूसरा कंप्लीटली बर्न। तीसरा एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस। थर्मोडायनामिक्स में हम काम 25 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। आया समझ में। एक मोल को जलाना है, पूरी तरह से जलाना है, और स्टैंडर्ड कंडीशन पे जलाना है। आ रहा है सबको समझ में। यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज और कंप्लीटली बर्न। जैसे ये देखिए इथिलीन है, इसे 5/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से जला के CO2 और H2O बना दिया। याद रखना अगर CO2 के जगह पे CO बन गया तो इसे हम एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं कहेंगे। आ रहा है सबको समझ में। और इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, ये कितनी रिलीज हुई, -1300 किलो जूल, -1300 किलो जूल की एनर्जी रिलीज हुई। किससे, 1 मोल इथिलीन को जलाने से। व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पे एटमाइजेशन मतलब क्या है, एटम बनाने का प्रोसेस। सिंपल, आपने 1 मोल मीथेन लिया और उसके सारे बॉन्ड को तोड़ के आपने क्या बना दिया, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन। तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, सिंपल सी बात है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज हीट अकम्पनाइंग अ रिएक्शन। अरे मेरे भाई, हीट अकम्पनाइंग अ रिएक्शन जिसमें 1 मोल मॉलिक्यूल को पूरी तरह से तोड़ के उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब पूरा मॉलिक्यूल को तोड़ के उसका एटम बना दिया। देखिए Cl के बीच का बॉन्ड तोड़ दिया और 2Cl बना दिया। इसी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। और ये प्रोसेस करने में, बॉन्ड को तोड़ने में, याद है कबीर प्रीति का एग्जाम्पल दिया था, जी हाँ, पूजा ने कुछ तो किया था। सर पूजा नहीं, प्रिया। अरे ये सब नाम मत याद रखो बच्चों, आप एग्जाम्पल ध्यान रख के कंसेप्ट पे ध्यान दो। ओके,
सो 242 किलो जूल पर मोल की एनर्जी लगी। अब आगे देखते हैं, ये देखिए, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। देखिए मैं आपको एकदम सिंपल बताता हूँ, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होता है, और हम लोग सब जानते हैं पी वी इज इक्वल टू पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी होता है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे ये कंसेप्ट लगा दीजिए, पी वी टू माइनस पी वी वन, और इस पे एन आर टी की वैल्यू रख दीजिए। तो पी वी टू इज व्हाट, माइनस एन टू आर टी, और यहाँ पे पी वी वन क्या है, एन वन आर टी। तो ये क्या आ जाएगा, कॉमन ले लो, एन टू माइनस एन वन। व्हाट इज एन टू माइनस एन वन, डेल्टा एन जी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये थोड़ा मैं फास्ट इसीलिए भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों की ये चीज़ें हमने अपने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया है, समझ में आया। तो जब आप नॉर्मल हमारे वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको और अच्छे डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ऐसे चलिए भैया, कारवां को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीवी वर्क। अब ये देखिए, ये आप हमारे नॉर्मल वीडियो लेक्चर से देख सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आप ये वहां से देख सकते हो। ये सब एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क ऑल्सो आप सबको पता है, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log टू द बेस 10 V2 अपॉन V1, जो कि आगे चल के P1 अपॉन P2 भी हो जाता है। इसका भी डेरिवेशन हमने बहुत अच्छे से कराया है अपने नॉर्मल वीडियोस में। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर ये इंटेंसिव मतलब क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो इंडिपेंडेंट होती है, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट। द प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। सिस्टम में जितना मैटर है उस पर डिपेंड नहीं करता भैया, ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। आप एक बूंद पानी लो या एक ड्रम पानी लो, उन दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम। जी हाँ, पानी सेम होना चाहिए। एक बूंद पानी और एक ड्रम पानी, दोनों की डेंसिटी क्या होगी, सेम। अब एक बच्चा बोलता है सर कैसे, अरे एक बूंद पानी में मास कम है तो वॉल्यूम भी तो कम है ना। जैसे ऐसे लेते हैं, मान लो आपने 5 ml पानी लिया, समझ में आया, तो उसका मास कितना है, 5 ग्राम। इज दैट क्लियर, यही देखिए 5 ग्राम डिवाइड बाय 5 ml। अब आपने मास बहुत सारा ले लिया, 5000 ग्राम, तो उसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, 5000 ml। बट अगर दोनों रेशियो में देखो तो आंसर 1 ही आया। जी हाँ, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी। समझ में आ रहा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। अब कौन कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, मोलैरिटी है, नॉर्मैलिटी है, बहुत सारा है। समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया, डेंसिटी इज व्हाट, रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। अब मास बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उनका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। मास कम होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, कम। आगे देखिए, हाउ मच हीट विल बी इवॉल्व व्हेन 12 ग्राम ऑफ CO रिएक्ट्स विथ NO2, द रिएक्शन इज गिवन। मतलब उन्होंने 12 के लिए पूछा है और 4 मोल का दिया है। पहले तो मैं आपको एकदम ढासू ट्रिक बताता हूँ, फिर नॉर्मल मेथड से जाते हैं। इधर देखो, 4 इंटू कार्बन में, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल हो गया 28। तो 4 इंटू 28 कितना हीट दे रहा है बच्चों, कितना हीट दे रहा है ये, 1200 किलो जूल। और उन लोगों ने कितने के लिए पूछा है, 12 के लिए। तो 12 के लिए क्या होगा, x, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इंटू 4 इंटू 28 इज इक्वल टू माइनस 1200 इंटू 12। आया सबको समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 1200 इंटू 12 डिवाइड बाय व्हाट, 4 इंटू 28। ये 4 3 जा 12। आ रहा है सबको समझ में, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। तो ये हो गया माइनस 300 इंटू 3 अपॉन 7, मतलब माइनस 900 अपॉन 7। तो ये कितना आ जाएगा, 128.57 किलो जूल। ये इससे अगर आसान आपको मिल गया ना एक्सप्लेनेशन तो मुझे बोलिएगा,
आई होप आपको ये सब दिख रहा है। ओके, ऐसा है। आई थिंक दिस कलर इज क्लियर टू यू ऑल। ओके, वरना अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं इसे डार्क कर देता हूँ। ये दिख रहा है, 4 × 28 इज व्हाट गिविंग 1200। तो 12 कितना देगा, x, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इंटू 4 × 28 इज इक्वल टू -1200 × 12। अब आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। आई होप ये दिख रहा है प्रॉपरली। यस यस, यू कैन सी दिस वन एज प्रॉपरली। अब यहाँ पे देखिए, अब एक दूसरा तरीका क्या कहता है, आप पहले 12 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले आप इसका मास पता कर लीजिए, 28 है, फिर 28 के हिसाब से मोल्स पता कर लीजिए। तो ये देखिए 28 के हिसाब से आपको मोल्स पता चल गया। हाउ मच इट इज, 0.4286। इज दैट क्लियर? इतना मोल के लिए आपको हीट कितना लगेगा वो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मोल कितनी हीट दे रही है, -1200। तो सिंपल सी बात है, माइनस 0.4286 कितना हीट देगा, x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू वॉट, -1200 इंटू 0.4286 डिवाइड बाय 4। फाइनली आंसर यही आएगा। इसमें तामझाम क्या था, आपने चीज़ों को मोल में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद ऐसे कर रहे हो। ऐसे तो डायरेक्ट आंसर आ गया, मास मास के रेशियो से मैंने लगा दिया ये सब, कोई बात नहीं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। वही बात है, मैक्सिमम वर्क आप सब जानते हो बच्चों, डब्ल्यू मैक्स वाला इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था। ठीक है, चलिए, ये तो आप सबको पता ही है, हमारे नॉर्मल वीडियोस में बहुत ही सुंदर तरीके से ये सब एक्सप्लेन किया गया है। सब एज सच का कुछ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन व्हाट, डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैस फेज रिएक्शन। ये भी हमने किया है, डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ये भी हमारे नॉर्मल वीडियोज़ में अवेलेबल है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है, डेल्टा एच डेल्टा यू पी डेल्टा वी। और हमको पता है पी डेल्टा वी किसके बराबर होता है, जी हाँ, एन आर टी, डेल्टा एन आर टी। तो पी वी टू माइनस पी वी वन, ये देखिए यहीं से क्या आ जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। ये थियोरेटिकल चीज़ें हैं बच्चों, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। आगे देखिए, स्टेट हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सबमिशन, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल एंड इट्स एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, ये भी थियरी पार्ट में हो गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आप हेस लॉ को कैसे अपने लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हैं, कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो या फिर 10 स्टेप में हो, उसमें जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो सेम होगी। मतलब वेदर a reaction is carried out in a single step or multiple step, the enthalpy change will always remain same। एक 400 पेज की किताब है, अगर आप उसे 10 दिन में पढ़ो, 100 दिन में पढ़ो, 1000 दिन में पढ़ो, जीवन भर पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना तो 400 पेज ही है। समझ में आया? क्यों? क्यों? क्योंकि किताब के पेज जो हैं वो फिक्स हैं। ठीक उसी तरह से किसी भी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी है वो फिक्स है, फिर आप एक स्टेप में करो या फिर 10 स्टेप में। और रही बात एग्जाम्पल और ये सब का एक्सप्लेनेशन, तो ये मैंने अपने वीडियोस में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को फैला दो ऑक्सीजन की तरह हर जगह। तो लोग जैसे ऑक्सीजन लेते हैं ना, वैसे थर्मोडायनामिक्स का ज्ञान लेके अपने 11th-12th की पढ़ाई को और ऊपर तक लेके जाएं और एंट्रेंस में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी तरह की वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। ये पहला पार्ट था, इसके आगे का भी पार्ट आएगा। आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।